लाइफ प्रोसेस के दूसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी की थी। इसमें पहला हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जो लाइफ का जो पहला प्रोसेस होता है एनर्जी रिक्वायरमेंट के वे में जो पहला प्रोसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है उसको जानेंगे कि ये इम्पोर्टेंट टर्म जो इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए। तो पहला जो टर्म है वो है फूड, जिसको हम लोग भोजन भी कहते हैं। तो फूड जो है एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जिसे हम लोग अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी प्लांट्स या एनर्जी एनिमल सोर्स से प्राप्त करते हैं। फूड जो है एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स है जिसे हम लोग अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए किसी प्लांट या एनिमल सोर्स से प्राप्त करते हैं। उसके बाद फूड्स में जो आता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। बात आती है न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो फूड का ही एक कंपोनेंट है जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि फूड जो है और न्यूट्रिएंट जो है वो फूड का ही कंपोनेंट है जो बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जाता है। इसे हमेशा आउटसाइड द बॉडी लिया जाता है किसी प्लांट या एनिमल सोर्स से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल्स होते हैं। तीसरा जो अब बात आती है, जो फाइनली हम लोग आते हैं हम अपने बेसिक पॉइंट पे, जो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम लोग बेसिक तौर पे अगर देखें तो ये पूरे एक प्रोसेस का सम्मिलित रूप है। न्यूट्रिशन जो है वो एक पूरे प्रोसेस का सम्मिलित रूप है जिसमें हम अपनी एनर्जी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहर से भोजन को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर का विकास, हमारे शरीर की सुरक्षा, बाहरी पैथोजन से हमारे शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं का निर्माण, कोशिकाओं की रिपेयरिंग आदि संपन्न हो पाती है। तो ये पूरी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जो है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। और इनमें सबसे इसेंशियल चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आता है वो आता है डाइट। तो डाइट को देखा जाए तो डाइट नॉर्मली हम लोग जो भोजन करते हैं, अगर नॉर्मल चीज देखा जाए तो नॉर्मली जो हम लोग भोजन करते हैं उसका कोई डिफाइन नहीं होता है। कभी जो हम लोग मन करता है, अगर देखा जाए तो हम लोगों के मतलब बेसिक चीज ऐसी होती है कि जब जो मन करता है हम लोग खा लेते हैं, उसका कोई वे नहीं होता है कि कब क्या खाना है, कैसे खाना है, जो मन किया खा लिए, मन किया नहीं खाए। लेकिन डाइट जो है आज उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो वर्तमान में कोविड-19 से हम लोग इफेक्टेड हैं, उसके लिए सब लोग परेशान है, पूरी दुनिया इससे सफर कर रही है, उससे भी हम लोग थोड़ा रिलेट करके इसको देखेंगे। तो डाइट जो है ये एक डिफाइंड क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड है, जिसे हम एक प्लांट वे में लेते हैं। क्या करते हैं? एक प्लांट वे में लेते हैं। नॉर्मली हम लोग फूड का कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर लेते हैं तो कोई फूड का कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, जब मन को खा लेते हैं। लेकिन डाइट जो है, डाइट एक प्लांट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड है, जिसको नॉर्मली लोग डाइटिंग भी कहते हैं। नॉर्मली लोग डाइटिंग को इस सेंस में समझते हैं कि 4 रोटी हम खा रहे हैं, अगले दिन हम लोगों ने 2 रोटी कर लिया, फिर 2 रोटी खा रहे हैं, तो अगर भोजन को हम लोग कम कर लिए ये डाइटिंग है। लेकिन ये गलत है। एक तरह से इसे हम डाइटिंग नहीं मानते हैं। डाइटिंग वो है जो आपकी रोज की डेली की एनर्जी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आपको जो है आपको फिट एंड फिट रखे। लेकिन जब आप खाना कम कर देते हैं तो आपकी फिटनेस नहीं सही हो पाती है, आप धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो डाइट जो है वो एक डिफाइंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड है जिसे हम एक प्लांट वे में लेते हैं। डाइट कई चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहला जो होता है, डाइट निर्भर करता है कि आपके बॉडी वेट पे, आपकी कार्य प्रणाली पे, आप करते क्या हैं। जैसे एक छोटा बच्चे का जो डाइट प्लान होता है वो अलग होता है। एक हार्ड वर्किंग जो मैन होता है उसका डाइट प्लान अलग होता है। एक हार्ड वर्किंग वुमेन होती है, उनकी डाइट प्लानिंग कुछ और होती है। एक जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी डाइट प्लानिंग कुछ और होती है। तो इस तरह से अलग अलग व्यक्ति की जो डाइट प्लानिंग होती है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा
डाइटिंग की बात अगर हम करें तो डाइट जो रहता है वो आसपास के एनवायरमेंट पे भी निर्भर करता है। जैसे गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों का जो डाइट प्लान होता है वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का डाइट प्लान से अलग होता है। तो डाइट जो होता है कई तरीके से निर्भर करता है आपके फिटिंग एंड फिटनेस पे, जो आपको हमेशा फिट एंड फिटनेस रहता है। और सबसे जरूरी चीज जो होता है कि अगर आप फुल डाइट ले रहे हैं, फुल स्पेसिफाइड डाइट लेते हैं, डिफाइंड डाइट ले रहे हैं, तो वो आपकी सुरक्षा प्रणाली के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। जो ये इम्यून सिस्टम जो डेली आपके कई तरह के पैथोजन से आप एक्सपोज होते हैं उससे लड़ता है और आपकी सुरक्षा करता है। वर्तमान में हम लोग जिससे सफर कर रहे हैं कोरोना यानी कि कोविड-19 से, आज अगर डाटा देखा जाए तो प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना भी इसके इन्फेक्शन का एक कारण माना जा रहा है। जो डेथ रेट अभी हुई है, जो बहुत सारी डेथ हुई है, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है काफी कमजोर थी। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने के कारण वो कोविड-19 से नहीं लड़ पाए और फाइनली उनका डेथ हो गया। तो इसीलिए कई तरह के अनवांटेड मटेरियल्स, अनवांटेड वायरस, बैक्टीरियाज, फंजाई के इन्फेक्शन से बचने के लिए ये जरूरी है कि आपका पोषक तत्व आपको उचित मात्रा में आपको मिलनी चाहिए, जिससे आप किसी भी तरह की बीमारी से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आप बच सके। तो आज का जो हम लोग पोषण शुरू करने जा रहे हैं, डिटेल में जानने जा रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक जो चीज है कि आपका पोषण सही और संतुलित होना चाहिए। आप कभी कुपोषण के शिकार ना हो। कुपोषण का शिकार होना, डाइट की कमी होना, ये जो है आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। उसी तरह एक बीमार व्यक्ति की बात की जाए तो उसकी डाइट प्लानिंग कुछ और होती है। जैसे नॉर्मली अभी जनरल वे में आप लोग देख रहे हैं कि डायबिटीज से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, तो डायबिटिक लोगों को भी देखा जाता है कि उनकी डाइट प्लानिंग कुछ और होती है। उनकी डाइट प्लानिंग इस तरह से निर्धारित की जाती है कि उनमें उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एलिवेट भी ना हो और उनकी कोशिकाओं को ग्लूकोज की कमी भी ना हो। इस तरह से उनकी डाइट प्लानिंग की जाती है कि ब्लड में लॉट्स ऑफ मतलब एक्यूमुलेट भी ना हो, एक्यूमुलेशन भी ना हो, जो नहीं होना चाहिए जनरली डायबिटीज के केस में, और उनकी कोशिकाओं को ग्लूकोज की कमी भी ना हो। तो ये कहते हैं डाइट। तो डाइटिंग देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको थोड़ी सी हम लोग कैरियर से जोड़ते हैं। तो वर्तमान में डायटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इसकी प्लानिंग के बारे में, ये साइंस का एक पार्ट है जिसको हम लोग इसकी प्लानिंग के बारे में लेते हैं। तो ये एक अराइजिंग फील्ड भी है जिसमें आप लोग अपना जो है आजमा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग चर्चा करेंगे, एक चीज और हम लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो हमारा आज का आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम हिंदी में समझा भी रहे हैं आपको, तो इससे दोनों बच्चों को फायदा हो सकता है। जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हमारे वॉइस को पॉज करके आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम उसका रिजल्ट, आपका जो आंसर आपको सेंड करेंगे। और जो बाकी प्रॉब्लम होगा फिर हम लोग आपके जो कमेंट का जो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है वो अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे आपका सारा प्रॉब्लम हम लोग अगले क्लास में या उसी में हम सॉल्व कर दें। तो फिर हम लोग इसको आगे लेके बढ़ते हैं। को अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड सोर्स के आधार पर इसको हम लोग दो पार्ट्स में दो तरह से होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन जो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बीच में एक और चीज देखा जाता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें सिचुएशन के आधार पर वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करते हैं। अगर वो सिचुएशन नहीं है जिसमें वो ऑटोट्रॉफिक शो कर सके तो वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए। तो सबसे पहला जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि उस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैक्सिमम तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं
प्लांट्स या प्लांट्सी पे हैं, जैसे एल्गी वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन जो है स्वयं तैयार कर लेते हैं, ये किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर नहीं करते हैं। बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि अब इसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरे होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक वैसे होते हैं जो सूरज के प्रकाश में यानी कि लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन तैयार करते हैं, जबकि कीमो ऑटोट्रॉफिक वैसे होते हैं जो केमिकली अपना न्यूट्रिएंट्स तैयार कर लेते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना भोजन जो है वो केमिकली तैयार कर लेते हैं, जो बेसिकली ये नाइट्रोजनस सोर्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, यानी कि कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन सोर्स पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, जबकि फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली डिपेंड होते हैं लाइट सोर्स पे, यानी कि सूरज के प्रकाश पे अपने भोजन को तैयार करने के लिए। जो दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो जीव होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। तो डायरेक्टली एक शब्द आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है। तो जैसे अगर हम शाकाहारी की बात करें, जैसे काऊ है, आपका गोट है, रैबिट है, वो सीधे सीधे ग्रीन प्लांट से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ग्रीन प्लांट से, वो सीधे सीधे ग्रीन प्लांट से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए डायरेक्टली रिलेटेड हैं ग्रीन प्लांट्स पे। लेकिन वैसे ही कुछ ऐसे जीव हैं जैसे मांसाहारी जीव हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गोट को या रैबिट को या डियर को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो यानी कि डियर गोट वो डिपेंड है किस पे, ग्रीन प्लांट्स पे, और इस पे डिपेंड है आपका लायन। तो ये डायरेक्टली डिपेंड हुआ, और ये आपका जो लायन है जो गोट पे डिपेंड है वो इनडायरेक्टली डिपेंड हुआ कहां से, किस पे, ग्रीन प्लांट्स पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो इसको हम लोग, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये भी डिपेंडिंग अपॉन फूड के आधार पर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग भी कई पार्ट्स में बांटते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इस तरह के न्यूट्रिशन में जो होता है ऑर्गेनिज्म दोनों तरह के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी फॉलो करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो आपको किंगडम 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जगत जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा का अगर किंगडम प्रोटिस्टा का थोड़ा सा हम लोग आगे डिटेल में चलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा का अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो यूग्लिना क्या है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। लेकिन इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि अगर इसकी शेप की चर्चा करें तो कुछ इस तरह का शेप इसका होता है जिसमें एक फ्लैजिला निकली होती है। तो लाइट के प्रेजेंस में यानी कि आपको इसकी लाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, जबकि एब्सेंट में ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। फ्लैजिला के द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है, फिर उसको इंगल्फ करता है, फिर उससे अपना पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है।
तो ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करता है। अगर सुटेबल सिचुएशन है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी फॉलो करता है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको याद रखेंगे, रिमाइंड करेंगे। अगला जो है हम लोग अब चर्चा करेंगे डिटेल में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अभी हमने आपको बताया कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वैसे ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन फूड के आधार पर हम लोग इसको कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन और तीसरा है पारासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक को हम लोग प्राणी संपोषण भी कहते हैं, इसको हम लोग मृत जीवी पोषण भी कहते हैं और इसको परजीवी पोषण भी कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में तीन चीजें हमने देखी, तीन टाइप्स देखे। होलोजोइक न्यूट्रिशन प्राणी संपोषण भी कहते हैं, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन मृत जीवी पोषण भी कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण। होलोजोइक न्यूट्रिशन का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसको एनिमल लाइक यानी कि प्राणी संपोषण भी कहते हैं और एक और नाम इसको देखा जाए तो इसको डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहां पे हम लोग लिख देते हैं डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का विशेष कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये होल प्लांट और एनिमल सोल्स को पहले इंजेस्ट करता है और फिर उसको इंटरनली उसकी प्रोसेसिंग करके उसको डाइजेस्ट करता है और फिर उससे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है। एक बार फिर हम लोग बोलेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म इस होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, इस न्यूट्रिशन में वो अपने जो है फूड सोर्स यानी कोई भी एनिमल या प्लांट सोर्स है उसको पूरी तरह इनगल्फ करते हैं। इनगल्फ करके उसको एक स्पेसिफाइड चेम्बर में, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल्स भी बोला जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में दूसरे पार्ट्स भी होते हैं, तो उसको पूरी तरह इनगल्फ करता है। उसको एक स्पेशलाइज्ड पार्ट्स में डाइजेस्टिव एंजाइम की उपस्थिति में उसको डाइजेस्ट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और फिर उससे अपना पोषक तत्व जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें इनगल्फ करने की पावर, इसमें इनगल्फमेंट का कोई प्रोसेस नहीं होता है। ये जो अपना फूड सोर्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, उसकी प्रोसेसिंग आउटसाइड द बॉडी ही कर देता है। बॉडी, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डेड मटेरियल्स है और यहाँ पे कोई सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, तो ये डेड मटेरियल्स को यहीं पे इसकी प्रोसेसिंग कर देता है, यहीं पे इसको डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जिससे इस मटेरियल्स की प्रोसेसिंग यहीं पे हो जाती है। प्रोसेसिंग के बाद ये ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोजोइक ऑर्गेनिज्म है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, इस प्रोसेस्ड पार्ट से इसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। दैट मीन्स कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनगल्फ नहीं करता, लेकिन प्रोसेसिंग करता है आउटसाइड द बॉडी और फिर उससे इसेंशियल एलिमेंट को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन और उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। इसके अंतर्गत आते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है वो है कुछ बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई होलोजोइक में हम लोग एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, इसमें हम लोग दे सकते हैं आपको अमीबा। याद रखेंगे आप लोग, अमीबा में हमेशा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यूनिसेलुलर है लेकिन इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, फिशेज, etc.
मैमल्स यानी कि स्तनधारी जिसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जो रेंग करके चलते हैं, एम्फीबिया यानी कि उभयचर, फिशेज यानी कि मछली जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा जाता है। सेप्रोजोइक में हमने आपको बताया कि ये हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि मृत जीवी पोषण दिया गया है, कि हमेशा ये डेड मटेरियल्स पे ग्रो करता है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जांपल हो गया आपका बैक्टीरिया, फंजाई। तीसरा है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक अगर इसके पैरासिटिक अगर इसको एडजेक्टिवली देखा जाए तो इसको बोला जाता है बिसाइड्स। तो यानी कि जो इसमें देखा जाए तो ये बॉडी के साइड में रह करके उससे साझा करके अपना पोषण प्राप्त करता है, लेकिन हमेशा लिक्विड फॉर्म में अपना भोजन प्राप्त करता है। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि ये जो अपना भोजन प्राप्त करता है किस फॉर्म में प्राप्त करता है, लिक्विड फॉर्म में प्राप्त करता है। दूसरी चीज कि न इसमें पावर ऑफ इनगल्फमेंट होता है और न पावर ऑफ प्रोसेसिंग होता है, यानी कि ये हमेशा डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है। न इसमें डाइजेशन का कोई प्रोसेस होता है और न इनगल्फमेंट होता है। ये हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टेड फूड को इनगल्फ कर लेता है, क्या बोलते हैं, सक कर लेता है और उससे अपना जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो तीन चीजें हम लोग एक बार फिर इसको डिफाइन करेंगे। होलोजोइक इनगल्फमेंट करता है और इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। सेप्रोजोइक इनगल्फमेंट नहीं करता है, एक्सटर्नल प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद वो इसेंशियल्स जो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और तीसरी पैरासिटिक, न इनगल्फमेंट होता है न प्रोसेसिंग होता है, ये प्रोसेस्ड और डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स को हमेशा एब्जॉर्ब करता है। ये एक चीज और यहां हम डिफाइन करेंगे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। एक बार फिर हम लोग बोलेंगे कि पैरासाइट जो ये इस न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए जिस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, जिससे अपना भोजन सक करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। यानी कि अगर हम लोग हेलमिंथ की बात करें, टेपवर्म की बात करें, जो ह्यूमंस के इंटेस्टीन से अपना भोजन प्राप्त करता है, ह्यूमन के इंटेस्टीन जिसको आप लोग अपनी भाषा में चील भी कहते हैं कि पेट में चील हो गया है, तो चील जो है ह्यूमंस जो है उस चील के लिए होस्ट है और चील ह्यूमन का पैरासाइट है। चील ह्यूमन का पैरासाइट है और ह्यूमन चील के लिए होस्ट है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी और हम लोग आगे चलते हैं। इसमें पैरासाइट न्यूट्रिशन में दो तरह के पैरासाइट होते हैं। एक होता है इंडोपैरासाइट और दूसरा होता है एक्सोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट यानी कि वैसे पैरासाइट जो बॉडी के अंदर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि जितने भी हेलमिंथ होते हैं, जैसे एस्कैरिश है, हुक वर्म, जैसे एस्कैरिश को हम लोग राउंड वर्म भी बोलते हैं, आपको टेप वर्म है, हुक वर्म है, जितने भी वर्म होते हैं वो आते हैं इंडोपैरासाइट के अंतर्गत। दूसरा आता है एक्सोपैरासाइट। एक्सोपैरासाइट के टिक्स, मिट्स, श्रू है ना, जिसको आप लोग जू भी बोलते हैं, जू, ये सारे जो है वो एक्सोपैरासाइट के अंतर्गत आते हैं, एक्सोपैरासाइट के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसके अंदर इंडोपैरासाइट के अंदर हमने आपको बताया कि हेलमिंथ यानी कि टेपवर्म, हुकवर्म आप पॉज करके लिख सकते हैं। आप एक्सोवर्म में जू जो आपके शरीर के ऊपर होता है, ह्यूमन शरीर के ऊपर होता है, टिक्स, मिट्स जो आपको डॉगी के ऊपर होता है, कैटल्स वगैरह के ऊपर होता है, वो एक्सोपैरासाइट के अंदर जो आउटसाइड द बॉडी अपना पोषण प्राप्त अपने जो है ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट है वो सब करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन में फूड के आधार पर कई तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे तरह के फूड वो लोग ले रहे हैं
उसके आधार पर हम लोग कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स टोटली डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए टोटली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। जैसे कि एग्जाम्पल आपका है बकरी है, गोट, गाय है, काऊ, घोड़ा, हॉर्स, ये आपका रैबिट यानी कि खरगोश, ये पूरी तरह से अपने भोजन के लिए प्लांट पे निर्भर करते हैं। दूसरा आपका है कार्निवोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मांसाहारी। हर्बीवोर्स को हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, कार्निवोर्स को हम लोग बोलते हैं मांसाहारी। तो कार्निवोर्स अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका शेर, बाघ, लायन और टाइगर, ये पूरी तरह से अपने भोजन के लिए किसी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मांसाहारी। तीसरा है ओमनिवोर्स, इसको हम लोग सर्वाहारी भी बोलते हैं। सर्वाहारी यानी कि सर्व पूरी तरह सारे तरह का फूड लेता है, ये हर एक तरह के फूड ले सकते हैं, या तो ये प्लांट सोर्स पे भी प्लांट सोर्स से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, या किसी एनिमल सोर्स से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग भोजन के रूप में साग सब्जी भी लेते हैं और मांस मछली का सेवन भी करते हैं, इसलिए हम लोगों को सर्वाहारी के ग्रुप में रखा गया है। दूसरा आपका चूहा, कौवा, कॉकरोच, ये सभी सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका, चौथा है आपका डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवर्म, जो सड़े गले पत्ते होते हैं जो सूख के गिर जाते हैं, वो मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त करता है। आप लोग देखते होंगे कि जो आपका अर्थवर्म होता है, जिसको आप लोग चारा भी कहते हैं, वो मिट्टी को खोद करके अंदर चला जाता है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डेट्रीवोर्स। अगला है आपका फ्रूजीवोर्स। फ्रूजीवोर्स जो है अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता है फ्रूट से, वो किसी दूसरे सोर्स से अपना भोजन प्राप्त नहीं करता, वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी फ्रूट्स पे ही डिपेंड करता है, जैसे आपका पैरोट और मंकी। अगला आपका जो वो है सैंगिवोर्स, ये अपना भोजन जो होता है वो ब्लड के रूप में लेते हैं, जैसे कि आपका लीच, जिसको आप लोग जोंक भी कहते हैं, वो लीच और फीमेल मॉस्क्यूटो। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे चर्चा की गई है फीमेल मॉस्क्यूटो की, मेल मॉस्क्यूटो की चर्चा नहीं की गई है। तो मेल मॉस्क्यूटो जो होता है वो ब्लड सक नहीं करता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेल मॉस्क्यूटो जो होता है वो ब्लड सक नहीं करता है, हमेशा सक कौन करता है, वो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है। मेल मॉस्क्यूटो अपना भोजन जो होता है वो फ्लावर्स जूस से प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो आपका सैंगिवोर्स के अंदर कौन आता है, पूरी तरह सारे के सारे मॉस्क्यूटो नहीं आते हैं, सिर्फ कौन आता है, फीमेल मॉस्क्यूटो। तो ऑप्शन में अगर मॉस्क्यूटो आता है आप लोग नहीं लगाएंगे, अगर फीमेल मॉस्क्यूटो है तब आप लगाएंगे, ठीक है। हमेशा सारे के सारे मॉस्क्यूटो सैंगिवोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा करेंगे।